अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज 17 अप्रैल मैसूर शहर में वाक़ मिलन फंक्शन हॉल, जहां पर ईद मिलन यानी ईद गेट टुगेदर रखा गया था। अब देख सकते हैं जिस तरह पूरे मरकज़ में जो है, पूरे हिंदुस्तान में औक़ाफ़ तरमीमी एक्ट को लेकर जो है अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है आज SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से उनके बैनर तले जो है बहुत सारा यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से, वक्फ तरमीमी एक्ट के ताल्लुक से लोगों ने क्या कुछ कहा है और साथ ही साथ कौन कौन इस प्रोग्राम में शिरकत किए हैं, आइए देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। जुल्म सितम हो, दर्द गम हो, या कोई हो रंजो अलम, जुल्म सितम हो, दर्द गम हो, या कोई हो रंजो अलम, सारे ताल्लुक रब से जोड़ो, कर देगा वो नजर करम, कर देगा वो नजर करम। तार से तार मिला जाती है, तार से तार मिला जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। जिक्र हक की, फिक्र हक की सच्ची लगन मिल जाती है, जिक्र हक की, फिक्र हक की सच्ची लगन मिल जाती है। क़ल्ब को अल्लाह 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 के धुन मिल जाती है, अल्लाह के धुन मिल जाती है। मासियत छुड़वा जाती है, मासियत छुड़वा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। हक सोफीर है बदरे मुनीर है, हक सोफीर है बदरे मुनीर है, रोशन दिमाग है रोशन ज़मीर है, रोशन दिमाग है रोशन ज़मीर है। इनकी वफाई प्यारी, इनकी अताई प्यारी, इनकी सदाई प्यारी, इनकी दुआई प्यारी है। खुश नसीब लोगो है, खुश नसीब लोगो जिनका नसीब हो सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। अपना रंग दिखा जाती है, अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। जिंदगी क्या है, जिंदगी का मतलब, जिंदगी क्या है, जिंदगी का मतलब सच सच समझा जाता है। जब जब कोई जानू में तलम्मुद अरशद आन दिखाता है, अरशद आन दिखाता है। जिंदगी बंदगी
जिंदगी बना जाती है, जिंदगी बंदगी बना जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। हाज़रीन किराम, अब्दुल मजीद साहब ने और उससे पहले रफ़तुल्लाह साहब ने तफसील से आपके सामने बातें रखी। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ईद मिलन है। आमतौर पर ईद मिलन का माना क्या है? ईद की खुशी मिलकर मनाएंगे, लेकिन मैं उसका दूसरा माना बयान करता हूँ कि आपके मिलने से हमारी ईद हो रही है, यानी मिलके ईद मनाएंगे। मिलने के बगैर अकेले में कोई ईद नहीं होगी। जैसा कि शायर कहता है, जब तुम्हारी दीद होगी तब हमारी ईद होगी। तो बहरहाल जमा होने का मकसद मौलाना अब्दुल मजीद साहब ने भी बयान किया था, एक बहाना है कि इसके अंदर हम सब एक जहती का मुजाहरा करें और जहां नफरतें पैदा की जा रही हैं, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, वहां मोहब्बत की दुकानें खोलें और ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई ये तफरीक़े लाकर आपस में बांट दिया जाए, जो अंग्रेजों की हिकमत अमली थी, डिवाइड एंड रूल। तो लिहाजा ये लोग हमें जुदा करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिशें इस जमाने के अंदर कर रहे हैं। आपको मालूम है, एक बन जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। तो लिहाजा आज हालात बदले हुए हैं। सिर्फ हमारे वास्ते, मुसलमानों ही के लिए नहीं, हर कौम के लिए, हर मजहब पर चलने वालों के लिए तलवारें लटक रही हैं। कभी सिखों के ऊपर, कभी किसानों के ऊपर, कभी वोट के नाम से, कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से, ये मुंतशिर करके जो माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि जो बड़े इश्यूज हैं उससे तवज्जो हट जाए। आज शहीद मिलन प्रोग्राम में शरीक थे, उनके तासरात बयान किए हैं। सर, इसका मकसद बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आज ईद का नाम पे ईद गेट टुगेदर आपके एक ये जो मुलाकात, ये जो गुफ्तगू ईद का एक बहाना था। असल में जो कौमों, मिल्लत और जैसा कि मजलूम को दूसरे जो भी हम लोग दिन ब दिन जो फेस कर रहे हैं, उसका एक गुफ्तगू होना था। उसमें मेनली जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो चल लेकर है, उसका बारे में एक गुफ्तगू होना था, क्योंकि हमारा ऑलरेडी वो एक्ट बन गया, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भी हो गया, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। वो 6-8 महीना चलेगा मुकदमा जो है। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का आज का जो डिसीजन है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है, मगर मुकम्मल वो कैंसल होना, मुकम्मल वो एक्ट कैंसल होना, तब तक हमारा जो एहतजाज जारी रहना, इसका एक गुफ्तगू भी हमारा इसका बहाना था। दूसरी बात, जो कर्नाटका में जो कैस्ट सेंसस है, कैस्ट सेंसस का जो चल लेकर है, जो अपर कास्ट के लोग इसको नहीं लागू करना, ये एक प्रेशर है। हालांकि कर्नाटका में ऑलरेडी जो डिक्लेयर्ड जो 11 तारीख को जो कैबिनेट में एक्सेप्टेंस हुआ रिपोर्ट, वो डिक्लेयर भी आ गया, तो उसमें 70% बैकवर्ड क्लास के हैं।
70% बैकवर्ड क्लास में 18% तो मुसलमान हैं। तो ये जो 70% का खिलाफ थोड़ा साजिश चलने करे, यानी कि सिद्धरामैया साहब को बहुत प्रेशर कर रहे ये लागू होना नहीं बोलकर। तो इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुसलमान, दलित और बैकवर्ड क्लास सब मिलके ये जो प्रेशराइज करना है इसको लागू करो, कोई पॉलिटिकल प्रेशर में आप मत आओ, ये सीएम को करना है। तो ये दो गुफ्तगू हम करना था। तो अदर कम्युनिटी का लीडर्स भी आज आए थे, अदर ऑल पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी आए थे, क्योंकि ये मुद्दा सबका है, एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, एक ग्रुप का मुद्दा नहीं, एक तंजीम का मुद्दा अवाम के गरीब का है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये जो लागू हो गया, जो कमीशन का जो रिकमेंडेशन है, और कर्नाटक में मुसलमानों के लिए 8% रिजर्वेशन अभी 4% है, और वो 4% में मिल गया तो 8% बड़ी बात है, बहुत बड़ा। हमारा नौजवानों को बहुत सारा प्रभाव हो जाएगा और डेवलपमेंट में भी होता जाएगा। तो ये क्या है, हमारी कम्युनिटी उतना अवेयर नहीं है पर्टिकुलरली ये बारे में, वक्फ के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह जो जानते हैं अब शुरू हुआ है। तो ये दो भी सब्जेक्ट हमारा मुद्दा होना चाहिए। अभी आइंदा दिन में जो भी एहतजाज हम लोग करते हैं, दो भी मुद्दा हम लोग रख रहे हैं। इसका एक छोटा सा एक क्या है, एक इनिशिएशन का बोल सकते हैं हम लोग यहाँ करें। अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु में परसों 15 तारीख को करें, उसमें हमारे गवर्नमेंट के मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब आए थे, हमारा पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब आए थे, एन ए हारिस साहब बीडीए का चेयरमैन एमएलए हैं, अब्दुल जब्बार साहब आए थे, और हमारे किसानों का मूवमेंट का कोडिहल्ली रहित चंद्रशेखर, मोहन राज, मुनियप, ऐसा बहुत सारे जो एक्स मिनिस्टर बीटी ललिता नायक, सौम्या रेड्डी, ये तमाम लोग वो बेंगलुरु का प्रोग्राम आए थे। सेम प्रोग्राम हम चलाए, उधर भी ये इसके बारे में जो गुफ्तगू हुआ। बस ये पैगाम हम देना चाहते हैं कि कौम और दूसरे हम ख्याल जितने भी लोग हैं मजलूम सब मिलके इसको लड़ना चाहिए, क्योंकि फिस्ताही ताकत एक अलग अलग तरीके से ये वक्फ का बारे में गलत जो मैसेज दे रहे थे, गलत नैरेटिव कर ले करें, इसका खिलाफ सही लोगों को बताना ये भी हमारा जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह आइंदा दिन में हम गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे उलमा किराम के साथ, एक बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा एक प्रोग्राम इंशाल्लाह करीब मैसूर में होने वाला है। इस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो रोड मैप दिया गया है वो सारे हिंदुस्तान को जो है जैसे पैगाम की तरह दिया गया है, उस पर जो है किस तरह का राय अमल होगा। मैसूर शहर में जिस तरह ये शहर एक अमन पसंद शहर है, जहाँ पर जो है किसी किस्म की कोई जो है अलग नहीं है, तो इस जहाँ पर जो है आप किस बात का इंतजार करें, क्योंकि अलग अलग शहरों में जो है बड़े बड़ा पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए हैं, मगर यहाँ पर किस बात का इंतजार? देखिए, कल शाम में शबीर और रशाद में हमारे अमीर शहीद हजरत मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब का सदारत में एक मीटिंग हुआ है। तमाम उलमा किराम और पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक लीडर्स का एक मीटिंग हुआ है। उसमें जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरा रोड मैप का डिस्कशन हुआ है। तो उसमें पर्टिकुलरली वो जो हिदायत है उसमें मैसूर का सेंटर का भी प्रोटेस्ट करना बोलकर हिदायत है। मैसूर, गुलबर्गा जो सिटीज हुबली वगैरह है, तो उसमें मैसूर भी है। तो इंशाल्लाह कल इधर भी गुफ्तगू हुआ है। कल मैं बेंगलुरु में रहने की वजह से मीटिंग को पहना हुआ, करीब बेंगलुरु में मैसूर में इंशाल्लाह, बेंगलुरु का कल प्लानिंग हुआ है, मैसूर में भी बहुत बड़ा एक एहतजाज का इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। और जितने भी हिदायत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलमा किराम दिया गया, उलमा किराम का जो सरपस्ती में इंशाल्लाह जो भी हिदायत आया है, जो भी वर्क प्लान आया है, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह मैसूर में हम लोग सब मिलके इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ये इसमें ये कुछ पार्टी का बात नहीं, कुछ तंजीम का बात नहीं है, ये मुत्तफिक होकर सब लोग करना है, क्योंकि ये कौम मिल्लत का मसाइल है। तो इंशाल्लाह जरूर हम लोग करेंगे। दो बातों को उजागर किया है, सेंसस और वक्फ का। सर, नई नस्ल में ये बात देखी जा रही है कि नौजवानों को वक्फ के थोड़े से कोई फिक्र ही नहीं है सर, यस, आगे नहीं बढ़ रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। परसों हमारा SDPI का स्टेट वर्किंग कमेटी मीटिंग हुआ, यही बातों में हमारा गुफ्तगू हुआ। हमारे नौजवान तबका जो है, ये नौजवान तबका सिर्फ वक्फ बोल कर नहीं है, जो सोसाइटी में जो भी चल रहा है हालात सोशियो पॉलिटिकल, उसका कोई फिक्र नहीं, उनका ही वो दुनिया में है, उनका ही दुनिया में वो लोग हैं। तो उसका उनका ही गलती नहीं, हमारा भी गलती है। तो इसलिए हम SDPI के जानिब से एक प्रोग्राम हम लोग तय किए हैं, यूथ डायलॉग। 16 साल से लेकर 24 साल का यूथ्स को जैसा जोड़ेंगे, और सिर्फ वो वन वे नहीं रहेगा, एक डायलॉग रहेगा, गुफ्तगू रहेगा।
ये तमाम चीजें हम मुद्दा करने वाले हैं। करीबन मैसूर में भी पूरा कर्नाटक में हम यूथ डाला कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैसूर में भी हम लोग करेंगे। आप लोगों का ताउन सपोर्ट इसको चाहिए साहब। बहुत अच्छी क्वेश्चन, आप बहुत अच्छी याद दिलाए मुझे, शुक्रिया साहब। ईद मिलन जो प्रोग्राम था उस ताल्लुक से क्या कहेंगे? ईद गेट टुगेदर के नाम से, ईद मिलन के नाम से मैसूर में आज जो प्रोग्राम हुआ, इसमें सियासी और समाजी अमायदीन, उलमा इकराम और बहुत इम्पोर्टेंट लोग आज आए थे। मकसद ये था कि जो नफरत की सियासत चल रही है उसके मुकाबले में इस तरीके का एक माहौल, एक दोस्ताना माहौल जिसमें हम एक दूसरे को सुने, एक दूसरे के ख्यालात को हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और साथ साथ इस मुल्क को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को और भाईचारगी को, गंगा जमुना तहजीब को कैसे हम आगे बढ़ाएं, इसके ताल्लुक से बहुत अच्छे ख्यालात थे। और इसमें अब्दुल मजीद साहब और रफत साहब की जो टीम है SDPI की, वो टीम ने बेंगलुरु में भी 2-3 दिन पहले प्रोग्राम किया था, यहाँ भी किया है, मुख्तलिफ इलाकों में कर रहा है। मकसद ये की है कि हम अलग अलग जमातों में रहते हुए, अलग अलग पार्टियों में रहते हुए, अलग अलग सोच रहते हुए भी हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हम बैठ सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं। मुल्क आगे बढ़ने के लिए हम तमाम का एक जगह बैठना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को सुनना ज़रूरी है। इसलिए आज का प्रोग्राम बहुत ही उम्मीद अफशा था। यहाँ पर सियासतदान भी थे, उलमा इकराम भी थे और नॉन मुस्लिम लोग भी थे, एक्टिविस्ट भी थे, नौजवान भी थे, औरतें भी थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। सर, क्या बेदारी में अभी भी कमी है, क्या समझते हैं सर आप? नहीं, बेदारी बहुत ज़रूरी है। चूँकि पहले क्या था, स्कूल्स के अंदर और बाज़ारों के अंदर हम आपस में मिंगल होते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, मोहल्ले बढ़ गए, डिलिमिटेशंस हो रहे हैं और फिर जो है बिजनेस अलग अलग हो रहे हैं, यहाँ तक कि स्कूल्स अलग हो रहे हैं, खेलने के मैदान अलग हो रहे हैं, ट्यूशन सेंटर्स अलग हो रहे हैं, यहाँ तक के लैंग्वेज की भी एक बैरिकेशन ऐसी है कि हम एक दूसरे मिल नहीं पा रहे हैं। उसके लिए इस तरीके का एक अरेंजमेंट हम करना ज़रूरी है ताकि अलग अलग लैंग्वेज वाले, अलग अलग सोच वाले, अलग अलग जमातों और पार्टियों वाले बैठे, एक दूसरे को सुने। जब हम आज सुन रहे थे, सबका मैसेज एक ही था, भाईचारगी, ह्यूमैनिटी और फिर एक दूसरे को साथ लेकर मुल्क को और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे आगे बढ़ाएं, फैसिस्ट कुव्वतों को किस तरीके से मुकाबला करें, एक मैसेज था। बेहतरीन प्रोग्राम आज का हुआ। ब्रदरान वतन भी यहाँ पे मौजूद थे, उनके रूबरू इस तरह के बातें आना क्या एक तरह का एक खुशगवार माहौल है? बहुत खुशगवार था जब वो ही खुद बोल रहे थे कि ये प्रोग्राम्स को और ज्यादा असेंबली लेवल पर और वार्ड लेवल पर लेके जाना चाहिए और बार बार ये डिस्कशंस होना चाहिए। जब बोलेंगे नहीं, जब सुनेंगे नहीं तो ये बहुत मुश्किल है। अभी क्या हो गया है, सोशल मीडिया में, स्पेशली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और ये हेट मॉन्गर्स जो भी हैं, ये लोग डिबेट में बैठ कर इतना खतरनाक माहौल बना दिए हैं कि यहाँ पर एक दूसरे को ऐसे समझ रहे हैं कि उनके कपड़ों की वजह से, उनके हुलिये की वजह से नफरत का एक माहौल है। जब उलमा इकराम और फिर पादरी हजरात और फिर पुजारी हजरात और मठों के स्वामी हजरात जब इस तरीके से एक इत्तेहाद का मैसेज देंगे और स्पेशली पॉलिटिशियंस जब इत्तेहाद का मैसेज देंगे तो बहुत देर तक जाएगा। उनके फॉलोअर्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं, वो तमाम ये मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह ईद मिलन या ईद गेट टुगेदर ये एक बहाना है, असल मकसद तो कुछ और है। उस ताल्लुक से जो भी आज बात हुई है उसको लेकर जो है नतीजा क्या निकला है? नहीं, आज का जो मैसेज था, ये मैसेज था कि हम एक दूसरे साथ में आए, साथ में बैठकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर हम काम करें। स्पेशली फिलवक्त जो काम हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने के लिए हुकूमत खुद तैयार हो गई है और इसलिए कोर्ट को जाना पड़ा। कोर्ट किस तरीके से उनको तराटे को ले रहा है, ये तमाम चीजें देखने से सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज शहरियों की क्या हो गई है, आइडिया ऑफ इंडिया की तरफ हमें तवज्जो देना है। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? आइडिया ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं वो राइट्स को बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए तमाम लाइक माइंडेड हिंदू भाई, दलित भाई, क्रिश्चियंस भाई, मुसलमान भाई तमाम मिलके आज अहद किए हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए हम एक दूसरे का साथ देंगे, बार बार इस तरीके से बैठेंगे और बार बार इस तरीके से चर्चा करते हुए ये बेदारी को और आगे बढ़ाएं। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर जो है वक्फ करनी में एक्ट जो बन चुका है, उस ताल्लुक से जो है अलग अलग प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। जहाँ पर उस बेंगलुरु शहर में जो है कल जो है बड़े आला पैमाने पर जो है प्रोग्राम हुआ, उससे जो है क्या नतीजा निकला? नहीं, कल एक मीटिंग भी हुआ। वो मीटिंग के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो रोड मैप है, वो पूरा रोड मैप वहाँ पर पेश किया गया
और एक स्टेट लेवल का या बेंगलोर लेवल का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने के बारे में भी हम सोच रहे हैं। और इसमें तमाम जमातें, मुस्लिम्स की और लाइक माइंडेड लोगों की, तमाम सियासी, मजहबी और समाजी जमातें एक साथ होकर ये एक्टिविज्म को जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रोड मैप दिया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसे साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। क्या सवालात ईच कर लेती हैं? जी यही सवाल। जिस तरह पूरे मरकज में यानी पूरे हिंदुस्तान में जो है अलग अलग प्रोग्राम्स बनाकर ये बेदारी लाई जा रही है, उस तरमीमी एक्ट को लेकर जो है बहुत सारे मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, उस ताल्लुक से जो है प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। आज जो है मैसूर में खुसूसन ईद मिलन, ईद गेट टुगेदर के नाम से जो प्रोग्राम बनाया है, उस ताल्लुक से बताएं। सबसे पहले आज ईद मिलन, ईद गेट टुगेदर में जितने मेहमान हमारे पास आए थे, हर कम्युनिटी, हर मजहब, हर एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन और जितने पॉलिटिकल लीडर हैं दूसरी पार्टियों के भी, ये तमाम लोग आए थे। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी दावत पर आए। दूसरा, ईद मिलन एक बहाना है, असल तो कि हम लोग जुड़कर कई मजहब, कई जात बिरादरी, आज हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है वो भाईचारा है। इस भाईचारे को ख़त्म करने के लिए जो कम्युनल पार्टी है जो इस मुल्क में भाईचारे को ख़त्म करना चाह रही है, वो पार्टी के ज़रिए से जो एजेंडा चला जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, उस हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को ख़त्म करने के लिए ऐसे प्रोग्राम का होना ज़रूरी है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मैसूर ज़िले में एक प्रोग्राम ईद मिलन गेट टुगेदर का रखा गया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मजहब के लोग, बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, बहुत सारे पॉलिटिशियन लीडर्स, बल्कि यहाँ के जो हमारे से अपोजिट में जो पार्टियां जो इलेक्शन में हमें कंटेस्ट करती, वे पार्टी के लीडर भी आए थे। सब मिलकर बैठकर कौम का जो आज मुल्क में है, जो दस्तूरी हक है, जो हमारा वक्फ, जो हमारा इस्लाम का एक हिस्सा है, इसे जो तोड़ने की, इसे छीनने की जो साजिश कर रही, उस पर भी आज यहाँ पर बात आई, बहुत अच्छी तरीके से बात आई। मैं पूरी मिल्लत को और जितनी पार्टियां, इन पार्टियों को, जो बीजेपी को छोड़कर जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं, उन सबको और तमाम तंजीमी, मिल्ली समाजी तंजीमों को कहना चाहता हूँ, एक ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप भी रखें, रखकर इसमें उन ब्रादरान वतन को, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ ने गाइडलाइन जारी किया है कि एक ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, जो अदर्स कम्युनिटी के लोग हों, जो ब्रादरान वतन हो, जो गैर मुस्लिम भाई, इनको जोड़कर जो मीडिया का गलत प्रोपगंडा है कि ये वक्फ मुसलमानों को, यानी हमारी संपत्ति उठाकर मुसलमानों को दे दी जा रही है, इस गलत प्रोपगंडे के खिलाफ हमारी एक ऐसी गेट टुगेदर मीटिंग्स रखकर या खाने पर या दावत पर रखकर यहाँ इनको सही बताएं ये वक्फ क्या है, ये किसकी मिल्कियत है। ये वक्फ करने वाले कोई अंबानी, अदानी या इनके आरएसएस के पुरखे नहीं है। ये वक्फ करने वाले हमारे बुजुर्गान दीन है, जो हमारी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने दिया है। और इस वक्फ के सही शनाख्त और ये वक्फ क्या चीज़ है, इसके बताने के लिए ऐसे प्रोग्रामों का होना ज़रूरी है। मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशन से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम जो अपने लेवल के आप कर सकते हैं, करें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रादरान वतन को इन्वाइट करें और इसमें हर समाजी तंजीमों को इन्वाइट करें, इन्वाइट कर एक सही पैगाम दें। सर, जो हालात हैं, क्या ये आवाज़ नहीं है कि हम जो गलतियाँ कर चुके हैं, चाहे वो कानूनी वक्त के सफ़ेजात हों या कुछ भी हो, क्या ये मौका गनीमत नहीं कि हम आज उन गलतियों को तदारक करने के लिए आगे बढ़ें? अब भी नहीं जागे तो फिर कब? अब भी कोई आदमी ये कहता है कि अब भी नहीं जागेंगे, बैठेंगे, वो फलां साहब देख लेंगे, फलां लीडर देख लेंगे, कोर्ट देख लेगा। कोर्ट पे हमें विश्वास और है, लेकिन कोर्ट भी देख रहा है कि मुसलमान इसमें कितना हसास है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोर्ट अपना काम करेगा, हमें अपने अल्लाह की मिल्कियत बचाना है, बल्कि अपने वजूद को बचाना है, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना है, इस मुल्क के दस्तूर को बचाना है। तो अब नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए आप कमर कसकर हम लोगों को हर मसले की झगड़े, हर भेदभाव को छोड़कर हमें रास्तों पर उतरना चाहिए। जमहूरी जो पुरअमन हक हमें हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इसे सही इस्तेमाल करते हुए हमें इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा सवाल ये था कि जो कब्जाजात किए हैं, जो हम अफसोस, अच्छा, अपने अंदर की बात, हाँ, हमारे अपने अंदर की गनीमत नहीं है कि हम लोग इस मौके को तदारक के तौर पर समझ के हुए अपनी गलती को। मैं ये कहता हूँ सबसे पहले अब बाहर के दुश्मन की लड़ाई है प्रॉपर्टी बचाने की। ये अंदर जो खाए हुए हैं इनको भी हाथ डालना है ही। हम सिर्फ अब वक्फ बचाओ मुहिम नहीं चला रहे हैं, वक्फ बचाओ, वक्फ बनाओ और अपनों से भी बचाओ, जो बाहर के लुटेरे हैं इनसे भी बचाओ। इसके लिए हम जद्दोजहद इंशाल्लाह करते रहेंगे। जैसे ही बाहर के दुश्मन से हम अपना वक्फ को बचा लेंगे,
उसके बाद अंदर भी झाड़ू लगाएंगे, पहले बाहर पेंट लगाएंगे, उसके बाद रूम में कहाँ दीवार टेढ़ी है, कौन सी रूम कब्जा करके बैठा है, इंशाल्लाह उसके लिए भी हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। असल में इस ताल्लुक से बेहतरी नहीं है सर। इसीलिए नहीं है कि 70 साल से जो वक्फ हमारे हाथों में था, उन्होंने एक प्रोग्राम्स करते, या हमारे कौम के कीमती नौजवान चाहे वो किसी भी तंजीम किसी भी पार्टी के हो, इनको लाते, जो काबिल आदमी को यहाँ बिठाते, वक्फ से कौम को फायदा पहुंचाते, वक्फ से गौर गरीब का घर चलता, वक्फ से हमारे बच्चों की तालीम एजुकेशन का मसला हल होता, तो कौम को मालूम होता कि वक्फ क्या असासा है। हमने 70 साल से इनको बताया नहीं, तो लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा ये क्या है। क्या इन्हीं चीजों की कमियों का नतीजा आज हमें देखना पड़ रहा है? इसी का नतीजा है। एनआरसी सीए के मसले में बच्चा रास्तों पर आया था, क्योंकि घरों का अपना प्रॉपर्टी का मसला था। वक्फ को कौम क्यों नहीं अपनी प्रॉपर्टी समझ रही है? क्योंकि चंद ठेकेदार प्रॉपर्टी समझ के बैठे थे, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं वो आएंगे वो लड़ेंगे। इसलिए आज हम कौम को बताना चाह रहे हैं, जिन्होंने अंदर गलती की वो तो है ही मुजरिम, उन्हीं की वजह से इतने मसाइल खड़े हुए, लेकिन ना हम बड़े मुजरिम को छोड़ेंगे ना अंदरूनी मुजरिम को इंशाल्लाह। सर, इसी मंच पर जो कांग्रेस के एमपी कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़े थे, तो उन्होंने बताया है कि इशारतन कहा है कि जल्द से जल्द एक एहतजाज को जो है दर्ज करवाना है। क्या इस पर आप गौर करेंगे? हम तो कल भी आपने देखा होगा, कल भी तमाम मैसूर के जमी उलमा हर मसलक के एक जोड़ रखे थे। आज जो एमपी साहब जो एम लक्ष्मण साहब ने भी जो इशारा किया है, ये उन्हीं की आवाज नहीं, हर सेकुलर जहन रखने वाला, हर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी जमहूरियत समझने वाला ये चाहता है कि हमारा कोई ना कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हो। बिलखुसूस मैसूर जो ऐसा शहर है, जो तारीखी शहर है, बुजुर्गों का शहर है, शहीद मिल्लत का शहर है, राजा वडेर का शहर है, ये तमाम ये हम पूरा कर्नाटका देख रहा है। यहाँ से हम रुख देंगे तो इंशाल्लाह पूरे कर्नाटका में आवाज बढ़ेगी। ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈದ್ ಮಿಲಾದು ರಂಜಾನು ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತ ಹಬ್ಬಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಏನು ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ಅದ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಜ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಮದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನ ಎತ್ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ತರುವಂಥದ್ದು. ಈ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ನ ಯಾರಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಿದಾವೆ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ತಲಾಂತರದಿಂದ 5-6 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ, ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು ಅವರವ್ರ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವರವ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಸುಪರ್ದಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ವಕಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದನೇ ತೆಗೆದಾಕಿ ಉಮೇದು ಅಂತ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಹೆಂಗಿ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಯಾಕೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ, ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮತವನ್ನ ಕೇಳಿ. ಅದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ, ರಕ್ತದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಾಯಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನೀವೇನ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು
ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 14. ಈ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೇ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೆ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವಂತ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ಇದು ಆಗದೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಬಿಲ್ ನ ವಾಪಸ್ ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ನ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತದ ಸಂಗತಿ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ 147 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಕದಲು ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದಲ್ಲ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ತರುವಂತ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವಂತ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದೊಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು 100% ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದು ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವರು ದಯಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ. ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸತ್ರನೇ ಆ ಬಾಡಿನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರು ಹೋಗಿ ಆ ಬಾಡಿಗಳನ್ನು ದಫನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನ ಇಡೀ ಇದೇ ಸಮುದಾಯನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸೋದು ನಿಮ್ಮ ವೋಟ್ಗೋಸ್ಕರ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು.